हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग जानेंगे अग्निपथ योजना के बारे में। यह वही योजना है जिस योजना के विरोध में पूरे देश में हड़कंप मचा हुआ है। चारों तरफ तोड़ फोड़ और आगजनी की घटनाएं घट रही है। रेलवे की संपत्तियां बर्बाद की जा रही हैं, रोडवेज की गाड़ियां बर्बाद की जा रही हैं, तोड़ फोड़ मचाए जा रहे हैं, ट्रेनों में आग लगाई जा रही है और सरकार के खिलाफ नारेबाजी की जा रही है। यह वही योजना है, अग्निपथ योजना, जिस योजना से जुड़ने वाले लोगों को बोला जाएगा अग्निवीर। आइए जानते कि योजना है क्या। यह भारत सरकार की एक योजना है जिस योजना की घोषणा केंद्रीय रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह ने 14 जून 2022 को की। इस योजना के तहत भारतीय सेना, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स के लिए प्रति वर्ष लगभग 50,000 युवाओं की भर्ती होगी। ये युवा भरे जाएंगे 4 साल के लिए और उन युवाओं को बोला जाएगा अग्निवीर। ये है भारत सरकार की योजना। यह जस्ट एक एंट्री का एक चॉइस है, यानी कि मिलिट्री ज्वाइन करने के लिए यह एक ऑप्शन है। हालांकि पहले से जो भी ऑप्शंस बनाए गए हैं वो ज्यों के तुम बरकरार हैं, उनको हटाए नहीं गए। फॉर एग्जांपल, उदाहरण के लिए एनडीए, सीडीएस ऐसे एग्जाम्स को बिल्कुल नहीं हटाया गया। उन सभी भर्ती प्रक्रियाओं को रखते हुए उसके साथ साथ एक और एंट्री के लिए, यानी कि सशस्त्र सेना बल में भर्ती के लिए, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स में भर्ती के लिए एक और नया ऑप्शन जोड़ दिया गया है शॉर्ट टर्म के लिए। यानी कि इसमें युवाओं को फौज में 4 साल के लिए भरा जाएगा। पर जितने भी भर्तियां होंगी 4 साल के बाद उन सभी अग्निवीरों को रिटायरमेंट नहीं दी जाएगी। उनमें से मात्र 75% अग्निवीरों को रिटायरमेंट दी जाएगी और 25% अग्निवीरों को परमानेंटली डिफेंस में सेटल कर लिया जाएगा। यानी कि अन्य भर्तियों की तरह वो भी अपने पूरी उम्र तक, जो भी उनकी एज रिक्वायरमेंट्स होती है, कहीं 60 साल, कहीं 62 साल, कहीं 65 साल, उस उम्र तक वो सेना में सेवा देते रहेंगे। लेकिन बाकी जो 75% लोग हैं अग्निवीर होंगे, उनको रिटायरमेंट दे दी जाएगी। ये है भारत सरकार की योजना अग्निपथ। इस योजना के तहत अग्निवीर बनने के लिए, यानी कि सेना में भर्ती होने के लिए पात्रता क्या है, यानी कि क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। सबसे पहले उम्र की बात करें तो युवा की उम्र 17.5 वर्ष से 23 वर्ष होनी चाहिए। वो लड़के या लड़कियां दोनों हो सकते हैं। यहां पर ऐसा कुछ नहीं है कि सिर्फ लड़कियां ही मिलिट्री में जाएंगे या सिर्फ लड़के ही जाएंगे, दोनों जाएंगे इस भर्ती प्रक्रिया के तहत। जिनकी उम्र 17.5 वर्ष से लेकर के 23 वर्ष है। पहले इस उम्र को 21 वर्ष रखा गया था, लेकिन केंद्र सरकार ने उसे 21 वर्ष से बढ़ा करके 23 वर्ष कर दिया। शैक्षणिक योग्यता की बात करें तो कम से कम 50% अंकों से 12वीं पास होना चाहिए, चाहे आप किसी भी स्ट्रीम से पास हो, आर्ट्स, साइंस, कॉमर्स या वोकेशनल या कोई भी और। इसके बाद जैसे अन्य भर्तियों में शारीरिक और मानसिक मानदंड रखा जाता है, वो शारीरिक और मानसिक मानदंड यहाँ भी है कि हाइट इतनी होनी चाहिए, चेस्ट इतना होना चाहिए, वेट इतना होना चाहिए, विजिबिलिटी इतनी होनी चाहिए, वगैरह वगैरह। वो सारी की सारी जो योग्यताएं अन्य भर्तियों में होती है सेना के लिए, वो ज्यों की त्यों बरकरार हैं, उसमें कोई बदलाव नहीं है। अब हम बात करते हैं कि उनमें जो भी अग्निवीर भर्ती होंगे उनको क्या क्या सुविधाएं सेना देगी। उनको मुफ्त आवास मिलेगा, मुफ्त में भोजन मिलेगा, वर्दी मिलेगी,
मेडिकल की सुविधा मिलेगी बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। और 4 साल के बाद उनको एक सर्टिफिकेट दिया जाएगा डिप्लोमा का, जो डिप्लोमा का सर्टिफिकेट उनको आगे अपने लाइफ को लीड करने में बहुत बहुत अधिक मददगार होगा। यानी कि एक तरीके से आप कह सकते हैं कि यह भी एक पढ़ाई हो गई, एक 4 साल की डिग्री आप कह सकते हैं। जैसे अन्य किसी कॉलेज यूनिवर्सिटी में आप करते हैं 2 साल 3 साल 4 साल, उसके बाद कोई आपको एक डिग्री मिलती है, कहीं डिप्लोमा की कहीं किसी की, तो वैसे ही एक डिग्री यहाँ भी आपको 4 साल के बाद मिलेगी और वो है डिप्लोमा की डिग्री। उसके बाद हम बात करते हैं कि जो अग्निवीर अग्निपथ योजना के तहत भारतीय सेना में भर्ती होंगे उनको वेतनमान क्या मिलेगा। पहले साल उनको मिलेंगे 21,000 रुपए की सैलरी उनके इन हैंड मिलेगी, तो एक साल में ये 2,52,000 रुपए सैलरी उनको आएगी। इन हैंड की हम बात कर रहे हैं। दूसरे साल उनको इन हैंड 23,100 रुपए प्रति माह का वेतन मिलेगा, तो एक साल में कुल उनको 2,77,200 रुपए मिलेंगे। तीसरे साल में उनको इन हैंड जो सैलरी मिलने वाली है वो है 25,580 रुपए प्रति माह, तो एक साल में ये हो जाएगा 3,06,990 रुपए। चौथे साल में उनको मिलेगा इन हैंड 28,000 रुपए प्रति माह, जो कि एक साल के बाद कुल हो जाएगा, एक साल में उनको क्या कुछ मिल जाएगा कुल, वो हो जाएगा 3,36,000 रुपए। और जब 4 साल के बाद कुल जितने भी अग्निवीर भर्ती हो रहे हैं उनके जो 25% बिल्कुल वेल क्वालिफाइड होंगे, वेल स्किल्ड हो जाएंगे, वेल टैलेंटेड हो जाएंगे। 4 साल के बाद यहां पर एक बार फिर से मैं आपको दोहरा दूं कि जब 4 साल इनका ये ड्यूरेशन कंप्लीट हो जाएगा तो वहां पर सेना के द्वारा एक टेस्ट ऑर्गेनाइज किया जाएगा और उस टेस्ट में जो बिल्कुल फिटेस्ट होंगे हर तरीके से 25% अग्निवीर, उनको भारतीय सेना में परमानेंट तौर पर रख लिया जाएगा और वो भारतीय सेना की सेवा अन्य भर्तियों की तरह करते रहेंगे जब तक की उम्र होती है, कहीं 60 साल, कहीं 62 साल, कहीं 65 साल, उस उम्र तक ये लोग सेवा करते रहेंगे और सैलरी उठाते रहेंगे और आगे का जो पेंशन योजना है उसका भी लाभ ये लेते रहेंगे। लेकिन जो 75% लोग क्वालिफाई नहीं कर पाएंगे 4 साल के बाद उस टेस्ट को, उनको रिटायरमेंट दिया जाएगा। रिटायरमेंट के वक्त उनको डिप्लोमा सर्टिफिकेट तो दिया ही जाएगा, उसके साथ साथ 11,71,000 रुपए कैश भी दिए जाएंगे एक मुश्त। इस तरीके से इस 4 साल के ड्यूरेशन में कुल जो आय प्राप्त हो रही है वो है 23,43,160 रुपए। इतनी रकम बहुत सारे लोग अपनी पूरी जिंदगी में भी नहीं कमा पाते हैं, जो यहाँ पर सिर्फ 4 साल में आय प्राप्त हो रही है। और एक तरीके से इसको हम केवल सेविंग कर सकते हैं, क्योंकि जो अग्निवीर होंगे उन अग्निवीरों को वहां पर सेना में रहते रहते जिंदगी जीने के लिए जो भी जरूरतें हैं, चाहे आवास की हो, भोजन हो, भर्ती हो या फिर मेडिकल फैसिलिटीज हो या अन्य कोई भी सुविधाएं हो, वो सब कुछ भारतीय सेना उनको मुफ्त में फ्री ऑफ कॉस्ट मुहैया कराएगी। तो इस हिसाब से वहां उनका 0 एक्सपेंस है, इसलिए ये एक तरीके से हम कह सकते हैं टोटल उनकी सेविंग है। लेकिन फिर भी 4 साल के दौरान उनको ये जो सैलरी मिल रही थी, ये वाली सैलरी अगर वो अपना घर परिवार चलाने में खर्च भी कर लेते हैं तब भी 4 साल के बाद जो एक मुश्त उनको 11,71,000 रुपए मिल रहे हैं, ये उनके लिए बड़े काम का है। चलिए अब जहन में सवाल आ रहा होगा कि आखिर रिटायरमेंट के बाद क्या होगा। जो 75% तक भी रिटायर हो जाएंगे उनका क्या होगा, रिटायरमेंट के बाद करेंगे क्या। रिटायरमेंट के बाद इस रकम से जो 11,71,000 मिले उस रकम से अगर वो कुछ करना चाहते हैं तो वो कर सकते हैं। अगर और भी पैसों की जरूरत है कुछ करने के लिए तब उनको न्यूनतम ब्याज दर पर लोन भी मुहैया कराया जाएगा, यानी कि भारत सरकार उनको छोड़ बिल्कुल भी नहीं रही है। इसके अलावा
उनको बहुत सारे सरकारी और प्राइवेट नौकरियों में प्राथमिकता दी जाएगी, बिल्कुल दी जाएगी, हर जगह उनको प्राथमिकता दी जाएगी। जैसे कि पीएसबीज में, इंश्योरेंस कंपनीज में, एनबीएफसीज में, पुलिस में, हर स्टेट की पुलिस उनको तहे दिल से स्वीकार करेगी, उनको प्राथमिकताएं देगी। सीआरपीएफ है, आईटीबीपी है, सीआईएसएफ है, एसएसबी है, असम राइफल्स है, बीएसएफ है, बैंक है, रेलवे है, एसएससी है, डीएसएसपी है, सिविल सर्विसेज है और कॉर्पोरेट सेक्टर पूरा का पूरा है। और इन सब के अलावा अगर वो अपना खुद का कोई एक रोजगार करना चाहते हैं, कोई एक बिजनेस खड़ा करना चाहते हैं और अपनी रोजी रोटी कमाने के साथ साथ अपने जैसे कुछ अन्य लोगों को भी रोजगार देने की इच्छा रखते हैं, तो अपना खुद का भी एक बिजनेस एस्टेब्लिशमेंट कर सकते हैं। उसके लिए एक मिनिमम पूंजी यहां पर है और कुछ वो और बढ़ाना चाहें तो न्यूनतम ब्याज दर पर उनको उपलब्ध भी कराया जाएगा। यानी कि कहीं से उनका कोई ऑप्शन बंद नहीं हो रहा है और उनकी जिंदगी कहीं मुश्किल में नहीं आ रही है। बहुत सारे लोग होते हैं, इंजीनियरिंग करते हैं, बीटेक एमटेक की डिग्री लेते हैं और फिर उसके बाद उस डिग्री का कुछ नहीं होता, लाखों रुपए खर्च करने के बाद वो बैक किसी और सेक्टर में जाते हैं, चाहे सिविल सर्विसेज में जाए या किसी और में जाए, तो फिर वो डिग्री तो बेकार हो गई ना, उतना पैसा खर्चा करने से क्या फायदा होगा। बहुत सारे लोग हैं कि लाखों खर्चा करके मेडिकल करते हैं, एमबीबीएस एमडी की पढ़ाई करते हैं और उसके बाद एक बार फिर जो सिविल सर्विसेज में बैक करते हैं या फिर किसी और प्रोफेशन में बैक करते हैं, इसका अर्थ है कि उनकी जिंदगी बेकार हो गई। ऐसा कुछ नहीं है। अगर शॉर्ट टर्म के लिए फौज में जा रहे हैं, वहां पर सर्विस कर रहे हैं, उसके ट्रेनिंग ले रहे हैं, तो उसकी ट्रेनिंग इतनी जबरदस्त होगी, आपको इतना कुछ स्किल्ड बना देगा, इतने क्षमता आपके अंदर बिल्डअप कर देगा और इतना डिसिप्लिन बना देगा कि आप जिंदगी के किसी भी क्षेत्र में और दुनिया में कहीं भी किसी भी तरह का कोई काम करने जाएंगे तो आपको कामयाबी जरूर जरूर मिलेगी। इसमें कहीं किसी तरह का कोई फेल्यूर नजर नहीं आ रहा है। आप उतने दिन फौज की सेवा करने के बाद भी किसी और क्षेत्र में भी अपने आजमाइश कर सकते, अपनी योग्यता का परचम लहरा सकते हैं। ये देखिए रिटायरमेंट के बाद क्या होगा। अब जहन में ये सवाल आ रहा होगा कि आखिर ये शॉर्ट टर्म ड्यूरेशन के लिए फौज में भर्ती के पीछे सरकार की मंशा क्या है, क्या है उद्देश्य भारत सरकार का। सीधी सी बात है कि यहां पर पेंशन नहीं देना पड़ रहा है ना, यानी कि कुछ बचत तो सरकार को जरूर है और वो जो आर्थिक बचत सरकार को है, उस आर्थिक बचत का सरकार इस्तेमाल करेगी अपनी मिलिट्री को मॉडर्नाइज करने में, आधुनिक बनाने में। हमारी जो भारतीय सेना के अंग, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, उनको मॉडर्नाइज करने की और मॉडर्न टेक्निक से इक्विप करने की अति अति आवश्यकता है। अभी जो वैश्विक माहौल चल रहा है, उस वैश्विक माहौल को देखते हुए हमें अपनी सेना को मॉडर्नाइज तो करना ही होगा। मॉडर्न जो भी इक्विपमेंट्स है, टेक्निक्स हैं, उनसे उनको इक्विप करना ही पड़ेगा, क्योंकि हमारा देश चारों तरफ से दुश्मनों से घिरा हुआ है। ये आपको बेहतर तरीके से पता है कि चीन, पाकिस्तान जैसे देशों ने मिल करके हमें चारों तरफ से किस तरीके से घेर रखा है और वो बिल्कुल बगुले जैसी नजर गड़ाए हुए हैं कि कब मौका मिले और मछली को अपनी चोंच में दबा ले, यानी कि वो भारत को एक मछली से कम नहीं समझ रहे हैं। तो उनसे बचने के लिए हमें अपनी सेना को वेल इक्विप, वेल मॉडर्नाइज करना ही होगा। साथ साथ अगला जो उद्देश्य है भारत सरकार का वो ये है कि सेना में जो हमारे सैनिक हैं, उन सैनिकों की औसत आयु को घटाना। जो काफी अधिक उम्र दराज के जो लोग उसमें बैठे हुए हैं, उनके अंदर वो एनर्जी नहीं है जितनी एनर्जी इस उम्र के नौजवानों के पास होगी। तो उसको मोर एनर्जेटिक बनाने के लिए और उसके एवरेज एज को घटाने के लिए भी यह स्कीम
लाया गया है। इसके अलावा सब अगर किसी भी देश के साथ हमारा युद्ध होता है तो जो मेन मिलिट्री है, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, आर्मी एविएशन, नावल एविएशन, ये सारे के सारे तो बॉर्डर पे दुश्मन की सेना से लड़ रहे होंगे, पर उस वक्त देश के अंदर भी एक लड़ाई लड़नी होगी। देश के अंदर जो अपने ही देश के गद्दार हैं, जो यहीं पर जन्म लेते हैं, यहीं पर पलते हैं, यहीं पर बढ़ते हैं, यहीं का खाते हैं, यहीं का पीते हैं और यहीं की मदद से जीते हैं, पर देश के खिलाफ हमेशा हर क्षण हर पल साजिशें रचते रहते हैं और देश को नुकसान पहुंचाने के लिए, क्षति पहुंचाने के लिए जी तोड़ कोशिश करते रहते हैं। उनसे एक लड़ाई लड़ने के लिए एक फौज की यहां भी जरूरत पड़ेगी। दूसरे, जो जिन किसी भी देश के साथ लड़ाई होगी, उन देशों के जो प्रोपेगेंडा देश के अंदर हमारे चलाए जाएंगे, उससे भी बचने के लिए देश के अंदर एक वेल ट्रेंड मिलिट्री की जरूरत होगी और उस वक्त हमारे यही अग्निवीर बड़े काम के साबित होंगे। यानी कि हमें देश की सीमा को मजबूत करने के साथ साथ देश के अंदर भी मजबूती पैदा करने के लिए इस योजना की जरूरत है और अग्निवीर हमारे काम में आएंगे। ऐसी ही मंशा सरकार की है। इसके उलट कोई भी मंशा सरकार की नहीं है, कोई भी गलत मंशा नहीं है। कोई भी सरकार अपने देश के खिलाफ काम नहीं कर सकती, तो हमारी सरकार भी नहीं कर सकती। ओके, अब आपके जहन में कुछ गलत फामियां हैं इस योजना को लेकर के, तो उनमें से बहुत सारी गलत फामियां यहां पर क्लियर हो गई होंगी। जैसे कि एक तो ये गलत फामी की सरकार की मंशा, जो उसका उद्देश्य है वो गलत है, वो क्लियरफाई हो गया। दूसरी चीज, ये गलत फामी मन में होगी कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि अन्य जो भर्ती प्रक्रियाएं चलती आ रही हैं काफी वर्षों से, वो सारी की सारी बंद हो जाएंगी। तो जवाब है बिल्कुल नहीं, वो नहीं बंद हो रही हैं, वो नहीं होंगी। ये एंट्री के लिए एक और नया तरीका लॉन्च किया गया है, इसके माध्यम से भी भर्ती होगी और अन्य जो तौर तरीके उनके माध्यमों से भी भर्तियां होती रहेंगी। अगले जो गलत फामी मन में बैठी हुई है वो ये है कि 4 साल के रिटायरमेंट के बाद ये जो अग्निवीर बाहर आएंगे, ये कहीं भटक तो नहीं जाएंगे, ये गैंगस्टर तो नहीं बन जाएंगे, या आतंकवादी गुटों में शामिल तो नहीं हो जाएंगे, ये नक्सलवाद का तो हथकंडा नहीं अपना लेंगे। नहीं, ऐसा ये कुछ भी नहीं करेंगे, क्योंकि फौज जो ट्रेनिंग देती है ना, वो जबरदस्त ट्रेनिंग देती है और वो ट्रेनिंग के दौरान वो जो ब्रेन वॉश होता है, उनको जो डिसिप्लिन दिया जाता है और उनके रग रग में जो देशभक्ति की भावना भरी जाती है, वो ट्रेनिंग, वो डिसिप्लिन, वो देशभक्ति की भावना उनको कदापि भी गैंगस्टर या आतंकवादी या नक्सलवादी नहीं बनने देगी। यह सोच हमेशा हमेशा अपने दिमाग से निकाल देना है। ऐसी एक गलतफहमी जो बैठी हुई है, ये गलतफहमी भी बैठी हुई है कि 4 साल की रिटायरमेंट के बाद हमारा तो जीवन ही खत्म, हम कुछ नहीं कर पाएंगे, हम अपना घर परिवार नहीं चला पाएंगे, हम जी नहीं पाएंगे, हमारे परिवार नहीं जी पाएगा। यह बिल्कुल गलत। इस सोच से बचना है, क्योंकि रिटायरमेंट के बाद जब इतना कुछ ऑप्शन मिल रहा है और हमारे अंदर एक स्किल बिल्डअप हो जा रही है और उस स्किल डेवलपमेंट के लिए एक डिप्लोमा का सर्टिफिकेट भी मिल रहा है, तो फिर हम कैसे बेकार हो जाएंगे, कैसे हम अपने घर परिवार का भरण पोषण नहीं कर पाएंगे। जब इतने सारे दरवाजे खुल रहे हैं, तब हम कहीं भी अपने हुनर का परचम लहरा सकते हैं और मान सम्मान के साथ पैसा कमा सकते हैं। यानी कि मान सम्मान, इज्जत, शोहरत, पैसा सब कुछ हम कमा सकते हैं रिटायरमेंट के बाद भी, और ऊंचे से ऊंचे पदों पर भी हम विराजमान हो सकते हैं। कई तरह के कार्य हम कर सकते हैं। इसके बाद ये तो गई गलतफहमियां जो बैठी हुई थी। अब आखिर इसका विरोध क्यों हो रहा है, क्यों हो रहा है विरोध? तो विरोध के पीछे जो सबसे पहला और सबसे बड़ा कारण है, वो है मन के अंदर बैठी हुई वो गलतफहमियां, जिन गलतफहमियों की चर्चा हमने यहां पर की। एक बार फिर से आपको बता दें कौन कौन सी गलतफहमियां हैं। गलतफहमियां ये है
कि अग्निपथ योजना आ जाने के बाद सेना में जितने भी सारी भर्तियां होंगी वो सिर्फ और सिर्फ इसी योजना के तहत होंगी, बाकी सारी योजनाएं बंद हो जाएंगी, बाकी सारी भर्ती प्रक्रिया बंद हो जाएंगे। ये गलतफहमी। दूसरी गलतफहमी कि रिटायरमेंट के बाद बिल्कुल ही हम बेकार हो जाएंगे, हम किसी काम के नहीं रहेंगे, हम अपने घर का परिवार का भरण पोषण ही नहीं कर पाएंगे, अब तो भूखे मर जाएंगे। ये गलतफहमी है। ऐसी गलतफहमी है कि रिटायरमेंट के बाद सरकार हमको छोड़ देगी और देश और समाज हमको किसी तरह का कोई मान सम्मान ही नहीं देगा। हमको पेंशन नहीं मिलेगी तो हम क्या करेंगे? पेंशन नहीं मिलेगी तो यहाँ पर एक मुश्त इतनी राशि तो मिल रही है। इस तरह की गलतफहमियां जो हैं, और अगली जो गलतफहमी तो वो सरकार की गलत मंशा को लेकर के, ये सारी गलतफहमियां विरोध के कारण है। इसके अलावा विरोध का जो कारण ये है कि हमने सेना में भर्ती होने का सपना देखा, उसके लिए साल, 1.5 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल से रगड़ के मेहनत की है, खूब तैयारी की है। अब तो हमारा सब कुछ ही खत्म हो गया। सरकार तो सिर्फ 4 साल के लिए भर्ती कर रही है, उसके बाद हमारा तो कुछ भी नहीं होने वाला है। ये एक सोच भी विरोध का कारण बन गई है। और एक और जो सबसे बड़ा कारण है, बहुत सारे कोचिंग संस्थान जो सेना में भर्ती के लिए तैयारियां करवाते हैं, वो लोग भी चाहे उनका कुछ भी निजी स्वार्थ हो, अपने कुछ न कुछ जिद और स्वार्थ के कारण वो इन युवाओं को भड़का रहे हैं, और उनके भड़काने के कारण भी यह विरोध हो रहा है। और एक और सबसे बड़ा कारण जो वो है कि देश विरोधी जो भी ताकतें हैं, चाहे वो देश के बाहर की ताकत हो जो हमारे भारत को, हमारे देश को बढ़ना देखना नहीं चाहती है, देश के अंदर अमन चैन नहीं चाहती है, हम एक ग्लोबल लीडर के रूप में जो उभर रहे हैं, हमारे ग्लोबल लेवल पर, पूरे वैश्विक स्तर पर जो हमारी आर्थिक, सैनिक और राजनीतिक ताकत जो बढ़ रही है, जिसको वो देखना नहीं चाह रहे हैं, वो हमको नीचे दबाए रखना चाहते हैं, उनकी भी मंशा इसके अंदर है। और वो लोग भी बड़े पैमाने पर सोशल मीडिया का इस्तेमाल करते हुए हमारे देश के युवाओं को भड़का रहे हैं इस विरोध के लिए, हिंसात्मक विरोध के लिए। और देश के अंदर जो देश के गद्दार बैठे हुए हैं, देश के जो विरोधी लोग बैठे हुए हैं, अपने अपने निजी स्वार्थ के लिए, चाहे तो उनके पास सत्ता का स्वार्थ है कि हमको सत्ता चाहिए, सत्ता चाहिए, ये गवर्नमेंट चली जाए तो हमारी सत्ता आ जाएगी, हमारी सरकार बन जाएगी, हम सरकार का सुख भोग करेंगे। ये जो देश के अंदर, चाहे उनका कोई भी स्वार्थ हो, देश के अंदर जो देश के लोग ही हैं, लेकिन वो देश के गद्दार हैं, वो देश विरोधी ताकतें हैं, वो ताकतें भी यहां पर युवाओं को भड़का करके और ये हिंसात्मक दंगे करवा रहे हैं। ये इस दंगे के पीछे के कारण, और सब के सब इसमें अपनी राजनीतिक रोटियां भी सेकना चाह रहे हैं, वो लोग भी कोई कम जिम्मेदार नहीं हैं। तो ये हैं विरोध के कारण। और ये एक और आखिरी कारण अगर जोड़ दें तो ये कि हमारे जो युवा हैं, बेशक फौज में जाने की तैयारी कर रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं उनके पास समझ और अंडरस्टैंडिंग की कमी है, जिसके कारण किसी के बहकाव में आकर के, बात करके, किसी के भड़काने से भड़क करके और ये हिंसात्मक आंदोलन कर रहे हैं। अब हम बात कर रहे हैं कि विरोध के उनके तरीके क्या हैं। विरोध के तरीके में आप देख रहे हैं चारों तरफ फोटोज आपको मिल रहे होंगे, सोशल मीडिया में, न्यूज चैनल्स पर भी मिल रहे होंगे, वीडियोस भी मिल रहे होंगे, ऑडियो क्लिप्स मिल रहे होंगे, टेक्स्ट भी आपको मिल रहे होंगे। उन सब से आपको पता चल रहा होगा कि इनके विरोध के कारण क्या है। विरोध में रेलवे ट्रैक को जाम किया जा रहा है, ट्रेनों में आग लगाई जा रही है, जगह जगह पर आगजनी की जा रही है, पथराव किए जा रहे हैं, तोड़फोड़ किए जा रहे हैं, रोडवेज की जो गाड़ियां हैं, बस हैं, ट्रक हैं, उनको नुकसान पहुंचाया जा रहा है। यहां तक कि लोगों की निजी संपत्तियां, कार जैसे गाड़ियों को और बाइक जैसे गाड़ियों को, 3 व्हीलर जैसे गाड़ियों को भी नुकसान पहुंचाया जा रहा है। हर तरीके से तोड़ फोड़, दंगा फसाद, आगजनी किया जा रहा है और सार्वजनिक से लेकर के निजी संपत्तियों तक को नुकसान किया जा रहा है। इससे देश दशकों पीछे जा रहा है, दशकों पीछे जा रहा है। और उन लोगों पर क्या गुजरती होगी जिनके
खून पसीने की कमाई से टैक्स भरा गया और उस टैक्स के पैसे से इस देश का डेवलपमेंट किया गया और उस डेवलपमेंट को ये लोग गटर में मिला रहे हैं और इस तरह से जला करके उसको तोड़ के फोड़ करके राख बना रहे हैं, मलबे में ये तब्दील कर रहे हैं हर चीज को। जब उन सुख सुविधाओं का भोग तो ये युवा भी करते हैं। क्या ये उन ट्रेनों का सफर नहीं करते? उन ट्रेनों की जरूरत इन्हें नहीं है, उन रेलवे ट्रैक्स की जरूरत इन्हें नहीं है, उन रेलवे स्टेशन की जरूरत इन्हें नहीं है, उन रोडवेज के साधनों की, बस ट्रक की जरूरत इन्हें नहीं है। किस चीज की इन्हें जरूरत नहीं है? इन्हें भी जरूरत है, उन्हें भी उनकी सुविधाओं की जरूरत है और उसमें यहाँ तक कि रोजगार के लिए भी इनको या इनके परिवार के या सगे संबंधी के किसी सदस्य को जरूरत है। उसके बावजूद भी ना समझ होकर के ऐसा कर रहे हैं। तो इससे ये तो जरूर अर्थ निकलता है कि छात्र कतई नहीं है, ये फौज में जाने की लालसा रखने वाले लोग नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ निहायत उपद्रवी है। यह भी देश विद्रोह के रास्ते पर चल पड़े हैं, समाज विद्रोह के रास्ते पर चल पड़े हैं। ये भी समाज के विद्रोही लोग हैं, अराजक तत्व ये बन चुके हैं, असामाजिक तत्व ये बन चुके हैं। जबकि अपने बैनरों में देश के लिए शहीद हुए लोगों की तस्वीरें लगा रहे हैं, चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह जैसे लोगों की तस्वीरें लगा रहे हैं। यह कतई ठीक नहीं है। ये विरोध के जो इनके तरीके हैं यह गलत नहीं है। मतलब ये पूरे की पूरी तरह से विरोध के जो तरीके हैं सरासर गलत हैं। अगर आपको इस योजना में किसी तरह की कोई भी कमी नजर आ रही है, कोई बुराई नजर आ रही है, ये योजना अगर गलत ही है तो उसके विरोध करने के संवैधानिक तरीके अपनाए जाएं। देश में अदालतें किस लिए? हाई कोर्ट से लेकर के सुप्रीम कोर्ट तक किस लिए? उसके बाद भी प्रेसिडेंट तक अपील करने का अधिकार किस लिए है? क्या हम संवैधानिक तरीके से इस योजना का विरोध नहीं कर सकते? अगर करना है तो क्या इसको पहले बैठ करके योजना को अच्छी तरह से समझ नहीं सकते? आखिर ये योजना है क्या? इस योजना के क्या लाभ है और क्या हानियां हैं? और लाभ नहीं है, हानियां ही हानियां है, इसमें बुराई है। तो क्या सुधार की इसमें कोई गुंजाइश नहीं है? कोई संवैधानिक तरीका नहीं है? जरूर है। अरे यही तो लोकतंत्र की सबसे बड़ी खूबसूरती है कि इस लोकतंत्र में सुधार करने का मौका ही मौका मिलता है। तो फिर उस खूबसूरती का क्यों नहीं इस्तेमाल करें? ये क्यों हिंसक विद्रोह, क्यों हिंसक आंदोलन किया जाए? ये कतई ठीक नहीं है। अब एक संदेश हमारी तरफ से देश के युवाओं को कि आप अपने आप को एक अराजक तत्व साबित न करें, असामाजिक तत्व साबित न करें, आप अपने आप को उपद्रवी साबित न करें। ठंडे दिमाग से सोचें और ये हिंसक आंदोलन को बंद करें, हमेशा के लिए बंद करें हिंसक आंदोलन को। आपको सरकार की इसी योजना में ही नहीं, किसी भी योजना में किसी भी तरह की कोई भी कमी नजर आती है, कोई बुराई नजर आती है, संवैधानिक तरीकों को अपनाएं। हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाएं, राष्ट्रपति का दरवाजा खटखटाएं, सरकार के साथ बैठ करके बात करें और उन योजनाओं में सुधार की गुंजाइश ढूंढें और सुधार करवाएं, लेकिन हिंसक आंदोलन ना करें, क्योंकि उसमें पूरे देश का और पूरे समाज का बुरा तो है और उसी देश और समाज का एक हिस्सा आप भी हैं। तो कहीं ना कहीं उस नुकसान को आपको भी झेलना पड़ेगा और उसकी भरपाई में आपको भी अपना योगदान देना ही पड़ेगा, बाकी सबको परेशान करने के साथ साथ। तो बेहतर है कि इसको आप बंद करें। मीडिया वाला से हमारी अपील है कि आप अपने एक सकारात्मक तरीके से इस चीज को पेश करते हुए हिंसात्मक आंदोलनों को बढ़ावा देने के बजाय उनको रोकने के लिए आप प्रयास करें। नेताओं से हमारी यह अपील है कि आप हर बात में और हर चीज में अपनी राजनीतिक रोटियां ना सेकें। कभी तो कुछ मानव हित में, देश हित में और समाज हित में काम करें और ऐसे दंगों को होने से रोकें।